ऑन कर दूंगा। ये देखो आपकी ठीक। वैसे सबने टेस्ट किस किस ने नहीं करवाया है? पानीपत में 4 पत्रकार मिले एक तो ये बैठा जिसने नहीं कराया। हम तो करवा गए थे। इसका तो मैंने इसके चैनल पे ही बोल दिया, मैं कि इसने नहीं टेस्ट करवाया। चैनल वाले कह रहे हैं आप बाहर ही रहो, से कर लिया करो जो करना है। जो पानीपत मिले हैं उसके अंदर एक तो भास्कर का है फील्ड रिपोर्टर, एक वेब पोर्टल का, एक यूट्यूबर आया हुआ था, एक रेडी सारे। पहले तो आज जिस प्रकार से हमारी डिफेंस सर्विसेज ने तमाम कोरोना की लड़ाई लड़ने वाले हमारे कोरोना वॉरियर्स को सलामी दी, उनका हम आभार प्रकट करते हैं। और मैं मानता हूं कि इस कठिन घड़ी के अंदर जो आज उनका ये जेस्चर है, प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो हेल्थ सर्विसेज का हो, चाहे हमारे सफाई कर्मचारी हो, चाहे हमारे पुलिस के जवान हो, और खास तौर पर कई ऐसे इस महामारी में वॉरियर्स हैं जिनको हम पहचान भी नहीं सकते। मैं तो खास तौर पर आज धन्यवाद करूंगा तमाम हमारे डिपो होल्डर्स का, जिनने समय से जो डेडलाइंस थी उससे पहले लगभग 1,20,000 लोगों को जो राशन कार्ड खाकी रंग का, गुलाबी रंग का, पीला रंग का लेकर बैठे हैं, उन तमाम परिवारों को समय पर राशन देने का काम किया। धन्यवाद करूंगा प्रोक्योरमेंट एजेंसीज का, उनके साथ जुड़े हुए तमाम मजदूरों का, आड़तियों का, खास तौर पर जो अलग अलग विभागों के कर्मचारियों की प्रोक्योरमेंट में ड्यूटी लगाएगी कि एक ऐसा टारगेट और एक ऐसा हमारे सामने आप कहिए कि ब्लॉकेड था, जिसको बड़ा स्मूथली उन लोगों के सहयोग से हमने आज तक अचीव करने का काम किया। मैं बधाई दूंगा तमाम हमारे फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स का, जिनने पिछले 40 दिन के अंदर 25 जो हमारे एसेंशियल आइटम्स हैं उनको मॉनिटर करने का काम किया, वकायदा एक एक एसेंशियल आइटम के प्राइस को स्टेबिलिटी पे रखने का काम किया। अगर आज उन लोगों का इतने एफिशिएंटली सहयोग ना होता तो शायद आम जन को इन चीजों की दिक्कतें झेलनी पड़ती। मैं जरूर शुरू करूंगा। कई लोग बारी बारी सवाल उठा रहे हैं कि प्रोक्योरमेंट ठीक नहीं है। इतिहास में पहली बार 1885 गेहूं के परचेज सेंटर और मंडियां और सब सेंटर हरियाणा के अंदर बने हैं, और आज सुबह तक गेहूं की बात करें तो 2.71 लाख किसानों ने, 2,71,000 किसानों ने मंडियों के अंदर आकर अपने गेट पास कटाने का काम किया है, और लगभग 41,23,000 मेट्रिक टन
गेहूं की खरीद हुई है। वहीं 41,23,000। वहीं सरसों की हम बात करें तो 1,46,000 किसानों ने मंडी के अंदर आने का काम किया और लगभग 3,62,000 मेट्रिक टन हमारी 174 मंडी और सब सेंटर्स पर सरसों की खरीद हुई है। पहली बार है कि हरियाणा के अंदर चने दाल के लिए 22 प्रोक्योरमेंट सेंटर्स बनाए गए हैं, जिसके अंदर लगभग 4,875 मेट्रिक टन चना आया है। और एक निर्णय और सरकार का है कि 1 जून से 30 जून तक सूरजमुखी के भी सेंटर्स हम बनाएंगे, जिसके अंदर सूरजमुखी की भी सरकारी खरीद 5650 रुपया मेट्रिक टन के हिसाब से हम प्रोक्योर करेंगे। और चने का जो प्रोक्योरमेंट है वो लगभग 3950 रुपया मेट्रिक टन के हिसाब से हम प्रोक्योर कर रहे हैं। 5650 रुपया मेट्रिक टन सूरजमुखी और 4875 रुपया आपके चना दाल की प्रोक्योरमेंट है। एक चीज जो बारी बारी विपक्ष में बैठे लोग उठाते हैं, मैं उसके लिए जरूर आपके सामने साझा एक बात करना चाहूंगा कि आज तक के इतिहास में हरियाणा प्रदेश में 4.25 लाख मेट्रिक टन से ज्यादा की प्रोक्योरमेंट किसी भी एक दिन नहीं। पहली बार है जो हमारा डे 6 था। हमारे डे 6 में हरियाणा प्रदेश के अंदर 4,98,000 मेट्रिक टन गेहूं की प्रोक्योरमेंट हुई, जो हरियाणा की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा है। और जो लोग बारी बारी ये कहते हैं कि प्रोक्योरमेंट प्रोसेस स्लो है, मैं बताना चाहूंगा कि 18-19 के अंदर 11वें दिन तक 10 लाख मेट्रिक टन भी गेहूं की प्रोक्योरमेंट नहीं हुई थी। 19-20 के अंदर 11वें दिन तक 27 लाख मेट्रिक टन की प्रोक्योरमेंट हुई थी। 27,75,909 मेट्रिक टन 10 दिन के अंदर 2019-20 में, और 9,82,914 18-19 में। और ये पहली बार है कि 20-21 के अंदर 11वें दिन तक 34,22,377 मेट्रिक टन गेहूं की प्रोक्योरमेंट हरियाणा प्रदेश में हुई। और अभी मैं आपसे जब बात कर रहा हूं तो ये आंकड़ा 41,23,000 पार कर चुका है। एक चीज जो पेमेंट की बारी बारी हमसे पूछी जा रही है, सरसों की जहां पेमेंट की बात है, लगभग 516.11 करोड़ रुपया किसान के खाते में ट्रांसफर हो चुका है। और जो इसके अंदर पेंडेंसी है वो लगभग 125 करोड़ रुपए के आसपास की है, जिसको कल और परसों के अंदर हम पूरी तौर पर ट्रांसफर कर देंगे। वहीं गेहूं की, क्योंकि पहली बार गेहूं के ट्रांसफर प्रोसेस को एक नए तरीके से सरकार ने किया कि हम आड़ती को पैसा देंगे, आड़ती फिर किसान से जो उसका लेन देन है उसको काट कर किसान के खाते में ट्रांसफर करेगा। कल सुबह तक हमारे पास जो आड़तियों से क्लियरेंस होकर आई फॉर्म अपलोड हुए थे, उसके अकॉर्डिंग 424 करोड़ रुपया आया था, जिसके अंदर कल शाम को 7 बजे तक लगभग 34 करोड़ रुपया किसान के खाते में ट्रांसफर हो चुका। और जो आज सुबह का डाटा है, लगभग ये 424 करोड़ रुपया बढ़कर 600 करोड़ के ऊपर चला गया है। और लगभग 523
533 करोड़ रुपया 600 करोड़ पार कर चुका है, जो आड़तियों ने आई फॉर्म अपलोड करे हैं, जो उनकी लेन देन के हिसाब के साथ थी। और लगभग 533 करोड़ रुपया हमारी ओर से आड़तियों के खाते में DFSCs के माध्यम से अलग अलग जिलों के अंदर ट्रांसफर हो चुका है। एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा कि इस पूरी कठिन घड़ी के अंदर, जब सोशल डिस्टेंसिंग भी, लेबर की कमी भी एक चैलेंज था, मैं धन्यवाद करता हूं प्रत्येक किसान का जिसने सरकार की ई खरीद प्रणाली का सहयोग किया। स्टैगर्ड तरीके से उसने मंडियों में आने का काम किया, और जब जब उसका गेट पास कटा, जरूर नई प्रणाली के साथ नई दिक्कतें आती है, उसने उस चेंज के साथ हमारा सहयोग किया। आड़तियों ने पूरे प्रदेश भर के अंदर हमारा सहयोग किया, और आज उसका नतीजा है कि जो हम टारगेट 15 मई तक का लेकर चल रहे थे, मुझे पूरा विश्वास है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर हम 75 लाख मेट्रिक टन के आंकड़े को अगले 10 दिनों में पूरी तौर पर अचीव कर लेंगे, जिसके अंदर लगभग 95% से ज्यादा फार्मर्स की फसल को सरकार प्रोक्योर कर लेगी। बिल्कुल ट्रांसपोर्टिंग के अंदर और गोदामों तक फसल पहुंचाने में लेबर की शॉर्टेज एक बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने आ रही है, मगर उनका सहयोग है, जिसके अंदर जैसे हमने 1 तारीख को प्रोक्योरमेंट को पुराने फार्मर्स के लिए डाइवर्ट किया, और उस दिन के अंदर हमने हमारी सारी लेबर का इस्तेमाल कर गोदामों तक फसल को पहुंचाया। हमें अगले 1-2 दिनों के अंदर एक दिन को दोबारा उसी प्रकार से डाइवर्ट करना पड़ेगा, जहां हम पुराने फार्मर्स को बुलाएं, और साथ में अपनी मंडियों में जो लगभग 10 लाख मेट्रिक टन, मैंने देखा कई अखबार पे, टीवी पे बारी बारी दिखाया जाता है कि उत्थान धीमा, बिल्कुल एक लेबर शॉर्टेज हमारे सामने टास्क है। हम एक दिन को डेडिकेट करेंगे, जिसके अंदर केवल मात्र जो हमारी मंडियों में फसल पड़ी है उसको गोदाम तक ले जाने में यूटिलाइज करने का काम करेंगे। मैं PDS सिस्टम के थोड़े आंकड़े आपके साथ साझे करूंगा। लगभग 2,50,000 हमारे पास AAY राशन कार्ड होल्डर थे, और 9,87,000 हमारे पास पारिवारिक सदस्य उन राशन कार्ड होल्डरों के हैं, जिनको हमारी सरकार ने एवरेजली 55 किलो गेहूं या आटा, 2 लीटर सरसों का तेल, 1 किलो चीनी, 1 किलो दाल, और पहली बार इस कठिन घड़ी के अंदर 1 किलो नमक देने का काम किया। 8,75,000 BPL कार्ड होल्डर थे, जिनमें लगभग 40 लाख 39,73,000 मेंबर्स थे, जिनको एवरेजली वही 55 किलो आटा या गेहूं, 2 लीटर मस्टर्ड ऑयल, 1 किलो गेहूं, 1 किलो चीनी, 1 किलो दाल और 1 किलो नमक हमने देने का काम किया। और एक कैटेगरी जो केंद्र ने भी सपोर्ट नहीं करी, और हमने खाकी राशन कार्ड जो OPH हम बोलते हैं, उसके अंदर लगभग 15,75,000 राशन कार्ड होल्डर, जिनमें 70,90,000 उनके पारिवारिक सदस्यों को लगभग वही 55 किलो गेहूं या आटा और 1 किलो दाल हमारी सरकार ने देने का काम किया। और जो आज सुबह की रिपोर्ट कि अप्रैल महीने के अंदर लगभग 98.3% राशन कार्ड होल्डर्स ने अपने राशन की लिफ्टिंग करी है। 1.7% जो बकाया है, या तो वो प्रदेश में नहीं है, या उनने जाकर अपनी प्रोड्यूस को लेने का काम नहीं किया। जहां एसेंशियल आइटम्स की बात है, मैं आपके साथ साझा करूं कि हमने 1025 ड्रग होलसेलर्स
और 10,242 रिटेल केमिस्ट की निरंतर जांच करी है, जिसके अंदर लगभग 695 अलग होलसेलर और शॉपकीपर्स के हमने चालान काटे और 21 लोगों पर कई समस्या मास्क की आई थी कि 3 प्लाई मास्क को भी 10 रुपए से ज़्यादा बेचा जा रहा था, सैनिटाइजर की वैल्यू 1000 रुपये तक पहुंचाई गई थी। इस तरीके से जो एसेंशियल आइटम के अगर इन्फ्लेटेड प्राइस कोई बेच रहा था, ऐसे 21 लोगों पर हमने आपराधिक मामले दर्ज करने का काम किया है। एक मैं आपके साथ अप्रैल के महीने का डाटा आटे का करूंगा कि पब्लिक डोमेन के अंदर हमारी ओर से जो आटे की एवरेज रही है वो 23-24 रुपए के बीच से ज़्यादा कहीं भी आटे का प्राइस इन्फ्लेट नहीं होने दिया। वही दूध की जहाँ हम बात करें तो 49 से लेके 52 रुपए से ज़्यादा कहीं वेरिएशन नहीं आई। वेरिएशन जो हमारे सामने आई वो केवल मात्र मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ जो गुड़गांव है, फरीदाबाद है, क्योंकि वहाँ सप्लाई के अंदर दिक्कत थी, वहाँ आने का काम किया। मगर निरंतर हम लोगों ने उसको मॉनिटर कर उसको रोकने का काम किया। 2 दिनों से बारी बारी हमारे कांग्रेस के साथी एक बात बोल रहे हैं कि तेल के दाम बढ़ा दिए, बस के रेट बढ़ा दिए। और मैं तो एक हमारे बड़े शिक्षित नेता है, शायद डिक्शनरी खोल के बैठते हैं, वो तो इसको जजिया कर भी बोल गए। मैं उनको बोलना चाहूंगा कि पहले अपना गिरेबान झाँक के दूसरों पे आरोप बाद में लगाए। जहां ट्रांसपोर्ट की बात है, पूरे नॉर्थ इंडिया के अंदर मैं अगर स्टेट वाइज चलूं, कांग्रेस शासित पंजाब के अंदर जो ट्रांसपोर्ट प्रति किलोमीटर का रेट है वो 1 रुपये 16 पैसे का है। राजस्थान जो कांग्रेस शासित है उसमें 1 रुपया 6 पैसा है। उत्तर प्रदेश में 1 रुपया 5 पैसा है। पूरे नॉर्थ इंडिया में, और उत्तराखंड और हिमाचल क्योंकि हिली एरिया है, वहां तो शायद 1 रुपया 20 पैसा और 1 रुपया 17 पैसा है। हरियाणा इकलौता राज्य है जिसने 1 रुपये के अंदर अपने प्रति किलोमीटर ट्रांसपोर्ट को बांधने का काम किया है। वहीं कांग्रेस के साथियों को बताना चाहूंगा कि आज जिस तरह की इकोनॉमिक हालात देश की भी हैं और प्रदेश की भी, इस पूरे मामले पर रेवेन्यू एक बड़ा चैलेंज सबके सामने है। और निरंतर कांग्रेस के भी नेता प्रतिपक्ष ये कहते हैं कि लोन ले लो, लोन ले लो। आज प्रदेश की अर्थव्यवस्था को खतरे में डालना हमारी जिम्मेवारी नहीं, और अगर सरकार लोन लेगी तो उसकी भी भरपाई कहीं ना कहीं टैक्सेशन के तौर पर बढ़ोतरी कर सरकार को करनी पड़ेगी। मगर मैं कांग्रेस के साथियों को ये बोलना चाहूंगा कि अगर हमने VAT 1 रुपया और 1 रुपया 10 पैसे पेट्रोल और डीजल पर बढ़ाया है, उन्हीं की राजस्थान सरकार ने पिछले 1 महीने के अंदर 3 बार पेट्रोल और डीजल के रेट को रिवाइज किया। और राजस्थान के अंदर कोई 50 पैसे 60 पैसे पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़े। राजस्थान सरकार के आंकड़े बताते हैं कि राजस्थान के अंदर 3 बारी के अंदर पिछले लॉकडाउन के पीरियड में डीजल का दाम 2.71 पैसा बढ़ा और पेट्रोल का दाम 3.37 पैसे बढ़ा। अगर 1 रुपया जजिया कर है तो फिर 3.37 को आप क्या नाम देना चाहोगे? मैं चाहूंगा कि आज शाम को वो डिक्शनरी के अंदर से कोई अच्छा सा शब्द राजस्थान सरकार के लिए भी लाने का काम करें, और साथ में इन्फ्लेटेड प्राइस जो कांग्रेस शासित प्रदेश हैं उनके लिए भी लाने का काम करें। एक चीज जो बड़ी अहम है इकोनॉमी के लिए, इंडस्ट्री। हरियाणा सरकार ने निरंतर इंडस्ट्री को बढ़ोतरी देने का काम किया है। लॉकडाउन के अंदर भी हमारा प्रयास रहा कि 20 तारीख से जब रिलैक्सेशन आई MHA की,
हमारी अधिकतम इंडस्ट्रियल स्टेट्स को हमने ऑपरेशनल किया, मगर एमएचए से थोड़ा सा स्ट्रिक्ट कर कि हमारे यहाँ पर कोरोना का जो फैलाव है उसको जैसे हरियाणा ने अब तक रोकने का प्रयास किया हम रोक पाए। और हमने इनिशियल डेज के अंदर आईटी सेक्टर को 33% पर इंडस्ट्रियल यूनिट को 50% पर ऑपरेट करने की परमिशन दी, और कोई इन सेटू था जो अपनी इंडस्ट्री के अंदर एम्प्लॉयज रखता था उसको हमने 100% तक भी परमिशन दी। आज से हम इस पर निर्णय लेंगे कि 4 तारीख से, कल सुबह से लेकर और 10 तारीख तक 7 दिन, और 11 तारीख से 18 तारीख तक अगले 7 दिन के अंदर भी इंडस्ट्री को खोलने में हम परमिशन देंगे, रिलैक्सेशन देंगे, मगर एमएचए से थोड़ा सा स्ट्रिक्ट तरीके से, जिससे हमारी इंडस्ट्री भी रिवाइव हो। और जो कोरोना का एक खतरा है, क्योंकि आपने खुद देखा कि पिछले 4 दिनों में जिस झज्जर में एक केस नहीं था, किस प्रकार से एक मूवमेंट की वजह से वो 40 के आंकड़े को पार कर गया। उस चीज को देखते हुए समझते हुए हम आईटी सेक्टर को, जो रेड जोन है 33%, ऑरेंज जोन है 53% और ग्रीन जोन के अंदर 100% की परमिशन देंगे, और सेकेंड फेज के अंदर 50%, 75% और 100% परमिशन देंगे। रूरल एरिया इंडस्ट्री को रेड जोन में 33%, अगर वहीं स्टाफ अंदर रहेगा तो 50%, उसी प्रकार से 75% और 100% की परमिशन देंगे। सेकेंड वीक के अंदर उसको 50 को 75 और 75 को 100 और 100 हम करने का काम करेंगे। ई कॉमर्स प्रोडक्ट्स को भी रेड एरिया के अंदर एसेंशियल गुड्स, ऑरेंज एरिया के अंदर 50% और ग्रीन एरिया के अंदर 75% की परमिशन देंगे, क्योंकि आपने खुद देखा कि दिल्ली के अंदर किस प्रकार से डोमिनोज का एक डिलीवरी बॉय भी पॉजिटिव पाया गया। अगर कोई ई कॉमर्स वाला ट्रांसपोर्टर कैरियर बन जाता है तो इससे रिस्क फैक्टर बढ़ता है। वहीं हमारा जो सेकेंड वीक होगा उसमें ई कॉमर्स को, एसेंशियल गुड्स को रेड जोन में और 75 और 100% नॉन एसेंशियल के। जो हमारे इंडस्ट्रियल एरियाज को छोड़ के अर्बन एरियाज में इंडस्ट्री है, बहुत सी ऐसी इंडस्ट्री है जो हमारी सीएलयू लेकर डेवलप करी गई है, और निरंतर पानीपत हो, गुड़गांव हो, प्रत्येक जगह ऐसी एस्टैब्लिशमेंट्स बनी हुई। एमएचए ने उनको रेड जोन में कवर करने का काम नहीं किया, हम उसी तरीके से फॉलो करेंगे। मगर प्रदेश के अंदर ऑरेंज और ग्रीन जोन में तो एमएचए ने उनको अप्रूव किया है, क्योंकि उनकी मॉनिटरिंग और परमिशंस का एक फेज्ड मैनर में अप्रूवल चलेगा। हमने उनको 50%, 75% आईटी और नॉन आईटी, 100% ग्रीन जोन के अंदर, और नेक्स्ट वीक के अंदर आईटी को 75%, नॉन आईटी को 100% और ग्रीन जोन के अंदर पूरी तौर पर हम परमिट करेंगे। जहां एक्साइज लिकर वेंट्स की परमिशन की बात है, अगले 1 महीने तक हमें लगता है एमएचए ने भी अभी परमिट नहीं किया, क्योंकि सोशल प्लेसेस, रेस्टोरेंट्स हो, इस प्रकार की और व्यवस्थाएं हों, उनको पूरी तौर पर हम बंद रखेंगे। जो हमारे अनुमत कक्ष है, जिनको अत्ते बोलते हैं, उनको पूरी तौर पर बंद रखेंगे। और मैं तो आपके माध्यम से ये चाहूँगा कि हमें रेड जोन में, ऑरेंज जोन में, ग्रीन जोन में किस प्रकार से इसको व्यवस्था को खोलना चाहिए। क्या हमें 4 तारीख से खोलना चाहिए, क्या इसको डिले करना चाहिए, इसके ऊपर जरूर आप लोग भी लोगों के सुझाव लेकर हमें देने का काम करें, जिससे कहीं भी भीड़ ना मचे, 2 गज की दूरी का सोशल डिस्टेंस हम मेंटेन करें और प्रॉपर तरीके से व्यवस्था को चला पाए। बिल्कुल सरकार इस विचार पर है कि हम, क्योंकि एक सोसाइटी के अंदर इसको सिन प्रोडक्ट माना जाता है, इसके ऊपर हम विचार कर नया कोविड सेस जरूर लगाने का काम करेंगे, जिससे प्रदेश के अंदर जो हमारे कोरोना इफेक्टेड एरियाज हैं
या जो इंस्टीट्यूशंस है जिनको आज कोरोना की वजह से सपोर्ट चाहिए टू रिवाइव बैक, इसको हम अपलिफ्ट कर पाए। एक चीज जरूर मैं बोलना चाहूँगा कि सरकार ने ये निर्णय जरूर लिया है, और वो आंकड़े आपके पास आ गए कि 20,000 रुपये तक का हमारी तमाम एमएसएमई को हम सपोर्ट देंगे बैंकिंग इंस्टीट्यूशन से, जिनके पास आज लोन है, कि वो अपने एम्प्लॉयज की सैलरी टाइमली दे पाए और एमएसएमई हमारे प्रदेश में रिवाइव कर पाए, जिसकी टोटल कैलकुलेशंस तो हमारे पास अब तक आई नहीं है कि कितनी एमएसएमई है जो अप्लाई करेंगी, मगर जो हमारे पास रजिस्टर्ड एमएसएमई हैं जिनके गवर्नमेंट लोन्स हैं, इसका ये आंकड़ा बताता है कि अगर हम 20,000 रुपये तक का भी सपोर्ट एक एम्प्लॉय के लिए करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 240 और 250 करोड़ के बीच का सपोर्ट हमारे एमएसएमई सेक्टर को हरियाणा सरकार करेगी कि वो अपलिफ्ट हो, वो रिवाइव हो, और ये जो कोरोना का सेटबैक आया है इससे वो उभर कर बैक टू नॉर्मेंसी आने का काम। हम लॉकडाउन से लेकर जो जो इंडस्ट्री इसके अंदर प्रभावित रही है और वो 31 जुलाई तक अप्लाई करेगी फॉर सच बेनिफिट्स, उसको ये फाइनेंशियल सपोर्ट बैंकिंग इंस्टीट्यूशन के साथ मिलकर हरियाणा सरकार देने का काम करेगी। इसके ऊपर चर्चा चल रही है।